फ्रंटलाइन 24 आप सभी लोगों का कार्यक्रम में स्वागत करता है। आज अभी हमारे साथ बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज अहमद हैं। फैयाज साहब इससे पहले भी 2 दफ़े विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र पर इस बार सभी लोगों की नज़र है। फैयाज साहब एक कर्मठ व्यक्ति हैं, सुशिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका एक उल्लेखनीय योगदान है। धन्यवाद फैयाज साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले आपसे सर जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर आप चुनाव मैदान में हैं। इस बार आपको क्यों वोट डाले लोग? देखिए, हमारा जो बिस्फी क्षेत्र जब 2010 में हम चुनाव लड़े, एमएलए हुए, तो हमारे यहाँ सड़क की बहुत बदहाली थी, बिजली कहीं नहीं था, स्कूल जो हाई स्कूल कहीं नहीं था। तो जब हम एमएलए बने उसके बाद सबसे प्राथमिकता हम सड़क और बिजली पर दिया। आप अभी जाके देखेंगे हमारे 10 साल के भीतर हम लगभग 100% सड़क की स्वीकृति करा दिया है, जिसमें 80% सड़क बन गई है। 20% सड़क वो भी बन जाती, अगर लॉकडाउन का पीरियड नहीं होता तो भी सड़क बन जाती। बिजली के मामले में जब 2010 में हम विधायक हुए, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मुख्य गांव था जहां बिजली नहीं थी। हम अपने ऐच्छिक कोष से वहां बिजली लगाए। चूँकि आज हर के हाथ में मोबाइल है, और जब तक विद्युत नहीं होगा तो मोबाइल कैसे चार्ज होगा, कैसे लोग काम करेंगे। बच्चे लोग लैपटॉप से काम करते हैं, क्या कहते हैं, टैबलेट से काम करते हैं। बिजली नहीं होगी तो कैसे होगा। तो हम कई गांवों को अपने ऐच्छिक कोष से विद्युतीकरण कराया। उसके बाद फिर सरकारी स्तर पर भी हम करके उसको बिजली लगवाने का काम किया। उसके बाद हाई स्कूल का मामला लीजिए, हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था। हमारे बच्चे को, क्षेत्र के बच्चे को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था उच्च शिक्षा के लिए, हाई स्कूल की शिक्षा के लिए। तो हम लगभग हर जगह बनवा दिया है हाई स्कूल। कुछ कम ज़मीन भी थी तो हमने आग्रह करके प्रशासन से बना दिया है। धन्यवाद सर, आपने अभी सड़क की बात की और सड़क और बिजली की जहाँ तक बात है तो बिहार में कमोबेश हर जगह स्थिति सुधरी है। एक सड़क मेरे ध्यान में आ रही है, ककरोल से सिमरी जाती है सड़क, काफ़ी जर्जर अवस्था में है। लोगों की पसलियाँ टूट जाती है सड़क पर चलने। उस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। आज आप जाके देखिए, वो सड़क बन गई, समझे, पूरी ढलैया हो गई है, थोड़ा सा बाकी है वो जो चल रहा है। आज जाके देखिए, हम कल उस रोड से आए हैं, रोड हो गया। हमारा तो इतना रोड हमने स्वीकृत कराया, जितना रोड बिहार के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रखंड में उतना रोड नहीं। 350 रोड हमने स्वीकृत कराया है। कई रोड तो हमको दोबारा हो गया, तिबारा स्वीकृत हो गया। तो रोड के मामले में हम बहुत अग्रणी हैं। हमारा सही है, ये लॉकडाउन की वजह से 80 सड़क नहीं बन पाई, जिसमें रघेपुरा का भी सड़क है, क्या कहते हैं, और छोटी छोटी सड़क है जो लॉकडाउन के कारण नहीं बन पाई है। नहीं तो सड़क के मामले में तो हम सबसे आगे हैं। हमको लगता है जितनी सड़कें हमको मिली है उतना आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर के भी क्षेत्र में नहीं स्वीकृत हुई है सड़क। धन्यवाद सर। एक बहुत बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में है, जल जमाव की समस्या है। हमने देखा कि बिस्फी के आसपास के क्षेत्र में ये भीषण जल जमाव की स्थिति होती है, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल चौपट हो जाती है। देखिए, अब अगर फिर ऊपर वाले ने हमको मौका दिया और आवाम हम पर एतमाद की, तो जल जमाव और बाढ़ का कहाँ से समस्या है उसका हमने स्टडी कर लिया है। और वो हम फरवरी में जो हाउस शुरू हुआ था, हम हाउस में रखा भी था, जिस पर मंत्री का भी फेवरेबल उत्तर आया। तो उसमें है हमारे यहाँ रथोस से लेकर के दुधैल तक ये पूर्वी छड़की है। अगर ये इस छड़की को बंधवा देते हैं तो पानी का हमेशा समस्या का निदान हो जाएगा। हम लोग रोड बनाते हैं, हर बार में रोड सब कुछ तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। तो उसको अगर हम बनवा देते हैं तो पानी का समस्या ही खत्म हो जाएगा। किसान के लिए भी फ़ायदा होगा, आवागमन के लिए फ़ायदा होगा, सड़क की सेहत के लिए भी होगा। आप एक सड़क है हमारी, रख लीजिए उसको 0 माइल से ही कमतौल, आप 6 महीना वो सड़क बंद रहती थी और उस पर आप मोटरसाइकिल से ठीक से नहीं जा सकते थे। वो देखिए कितनी अच्छी हमने सड़क बनवा दिया है, कितना भी बाढ़ आवे उस सड़क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने सड़क के मामले में तो बहुत किया है। बिस्फी मुख्यालय के बगल में वो साल भर
टूटा हुआ रहता था, वहाँ पानी का जमाव रहता था। जबकि वहाँ से घाट भटरा 1 किलोमीटर, वहाँ से अगर हमको जाना है भड़न टोला 1 किलोमीटर, लेकिन उसके चलते बहुत समस्या होती थी। वहाँ 3 बड़ा बड़ा पुल बहुत लंबे स्पेन का बन रहा है, क्योंकि बनाने में तो समय लगता है, तुरंत तो एक दिन में नहीं हो जा रहा है। तो जहाँ तक विकास है, चूँकि हर एमएलए का जो फेस है वो क्षेत्र है। जैसे आप फेस देख के कहाँ हमको क्रीम लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, वो लोग लगाते हैं। वैसे ही किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का, किसी भी विधायक का, किसी भी सांसद का वो जो फेस है वो क्षेत्र है। क्षेत्र बताता है कि वो एमएलए कैसा है, और एमएलए को ही या चाहे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उसी को देख करके समझना चाहिए कि कहाँ हमको क्रीम लगाना है, कहाँ हमको पाउडर लगाना है, ताकि फेस हमारा एकदम चमकता हुआ रहे। तो हम इसको पूरा केयर किया है, और हम एकदम साफ सुथरा राजनीति दिया है। हम किसी की मदद नहीं किया है तो उसका हमने खिलाफ भी नहीं किया है। हम किसी 2 आदमी के मामले में कभी पड़ने का काम नहीं किया है। और हमने किसी भी योजना में, चाहे हमारा ऐच्छिक कोष हो, चाहे हमारी जो है से और अन्य योजना हो, हमने एक पैसा, एक चाय, संवेदक हो चाहे अधिकारी हो, से हम पीने का काम नहीं किया है। और ना हम ब्लॉक से, ना हम थाने से कभी 1 लीटर तेल लेने का काम किया है। हम एकदम ईमानदारी पूर्वक सेवा किया, और हम अपने आप को एक सेवक, एक खादिम समझते हैं, न कि एक एमएलए समझते हैं। क्योंकि जब ये हम एमएलए समझेंगे तो बहुत सारी खराबी पैदा हो जाएगी, और हम एक खादिम, एक सेवक समझते हैं तो बहुत अच्छा हम ये करते हैं। एक बच्चे को भी हम बहुत अच्छा रिगार्ड करते हैं, अब बड़े की तो बात ही अलग है। धन्यवाद सर। ये बिस्फी जो है विद्यापति की जन्मस्थली है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक जगह है, लेकिन पर्यटनिक दृष्टिकोण से जितना विकास होना चाहिए था उस जगह का, मैंने देखा कि उतना विकास नहीं हो पाया। देखिए, उस स्थल पर भेदभाव किया जाता है सरकार की ओर से, समझा नहीं तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगह है। विद्यापति जी का तो वहाँ जन्मस्थली है, वहाँ कर्मस्थली भी है। सब जा कर के देखिए, सिर्फ सरकार के द्वारा घोषणा कर दी जाती है। हम लोग कई बार हाउसों में लाए तो 2 साल पहले सरकार की ओर से कहा गया कि हम इसको जो है से पर्यटक स्थल का घोषणा हो गया, लेकिन उसके नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ। एक छवि बन गई है राजद की कि ये मैथिली विरोधी पार्टी है। आप चूँकि आप एक मिथिला पुत्र हैं भी हैं, और मैथिली को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग काफ़ी अष्टम अनुसूची से मान्यता मिलने के बाद भी, और नई शिक्षा नीति बनने के बाद भी, फिर भी आज तक शामिल नहीं हो पाई। देखिए, राजद न किसी भाषा का, न किसी धर्म का, न किसी फिरके का कभी विरोधी नहीं रहा है। आज भी देखिए हमारा राजद, हम तो समझते हैं कि सबसे अच्छी पार्टी राजद है, जो सभी को साथ लेके चलती है। राज्यसभा देने का मामला आया तो मनोज झा गए राज्यसभा, है कि नहीं। अभी ये मधुबनी जिला में टिकट का बंटवारा हुआ, 10 सीट है, तो हमारे महागठबंधन में 2 ब्राह्मण समुदाय को मिला, एक देखिए मुसलमान को मिला, 2 यादव को मिला, 2 यादव 2 ब्राह्मण, हमें उसके बाद क्या कहते हैं, एक हरिजन को मिलने का काम हो गया, एक मंडल समुदाय से मिला। इससे कितना अच्छा इक्वेशन बना करके दिया गया, जबकि हमारे मित्र दल का आप देख लीजिए, हम तो नहीं नुक्ताचीनी करेंगे उस पर, लेकिन जहाँ तक मैथिली की बात है, मैथिली का तो हम लोग सबसे मैथिली हम भी अच्छी बोलते हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, है ना। तो हमार मैथिली के यहाँ देखबे तो हम तो पटना से में बोलते हैं तो लोगों को आश्चर्य लगता है। हाँ, सदन जहन जेबे तो कि मैथिली के मुद्दा सदन में उठेबे। स्वाभाविक है, एकदम मिथिला के वासी हैं तो मैथिली तो हमारा है ही, वो तो एक तरीके से मातृभाषा है मैथिली हम लोगों का। कोई भी मिथिला का रहने वाला है, आम बोलचाल तो मैथिली में होता है, तो मैथिली, और हम भी अच्छी मैथिली बोलते हैं। धन्यवाद। एक बात आज कल सत्ताधारी दल द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि राजद अगर सत्ता में आता है तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाएंगे। ये कंप्लीट गलत है। आज ही जितना कांड हो रहा है, क्या जम्मू कश्मीर से कम अभी हो रहा है? डेली आपके अखबार में कितनी हत्या, कितना गोलीकरण, क्या क्या नहीं होता है।
और जो लोग सत्ताधारी दल कह रहे हैं उनका हर चीज़ देख लीजिए। हम क्या कहेंगे, आप मीडिया के लोग हैं, अभी जम्मू कश्मीर से कोई कम आपके यहाँ भी नहीं हो रहा है। मीडिया के मित्र थोड़ा सा सत्ताधारी दल को सेफ गार्ड करते हैं। अगर जितना कांड हो रहा है, जितनी हत्याएं हो रही है, जितना ये हो रहा है, अगर उसको आप पूरा शहर ज़मीन पर ले आइएगा तो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा आपके यहाँ हो रहा है। जी, पिछली बार जो चुनाव हुआ था जदयू आपके साथ था और उस बार का चुनावी समीकरण कुछ और था। इस बार का चुनावी समीकरण कुछ और है और वोट काटने के लिए आपके बिस्फी विधानसभा में पुष्पम प्रिया चौधरी भी आ गई हैं। इसमें अपने आप को आप कितना कंफर्टेबल मान? देखिए, चुनाव जीतना या हारना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वो सभी फैसला ऊपर हो जाता है और वो एक्सिक्यूट होता है यहाँ। तो हम भी यही मानते हैं। देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का तरीका आप देखते होंगे, हम किन्हीं के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, किसी पर हम कटाक्ष नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव जीतना हमारे बस की बात नहीं है नहीं। वो तो फैसला ऊपर जो हो गया वही फैसला एक्सक्यूशन के लिए नीचे आता है। तो हम क्यों आप पर कटाक्ष करेंगे, क्यों हम उन पर कटाक्ष करेंगे? हमारा काम है हर दरवाजे दरवाजे जाके भिक्षाटन के तरीके से वोट का भिक्षाटन करना। अब उसमें अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा, आप नहीं भी चाहिएगा तो जब ईवीएम में जाइएगा तो दब जाएगा। तो हम अल्लाह को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, उसमें हमारी पूर्ण आस्था है, इसलिए हम इसी बुनियाद पर वोट मांगने के लिए जाते हैं। हम किन्हीं का विरोध नहीं करते हैं, किन्हीं पर कटाक्ष नहीं करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो चुनाव है ये चूँकि मतदान है, मत हमारे आपके हाथ में नहीं है। मत का तो मालिक जो है वो है मत का मालिक। वो जिसके हक में मत का हुक्म दे देगा उस पर मत देना है। कितनों आप हमसे नाराज़ रहिएगा, हमसे रहिएगा, और अगर ऊपर वाले का होगा कि मत हमको मिलना है, आप जाइएगा तो ईवीएम में भी जाके आप गड़बड़ा जाइएगा और मेरे पक्ष में दीजिएगा, जिनके पक्ष में हुक्म होगा। इसलिए हम कभी भी, हमारा 10 वाला भी चुनाव देखा होगा, 15 वाला भी चुनाव देखा होगा, 20 वाला भी चुनाव देखा होगा, हम किन्हीं पर कटाक्ष नहीं करते हैं। हम आपके पास जाते हैं, हम कहते हैं हम भी एक उम्मीदवार हैं, हमारा काम भी है आपके सामने। अगर आप हमको पसंद हैं तो हमारा दरख्वास्त है, आप हम पर विचार कीजिए, हमको वोट दीजिए। समझे? यही मेरा ये रहता है। अभी देखिए, नेता हमारे ने कितना अच्छा फैसला किया। नेता तेजस्वी जी 2 दिन पहले बोले कि जितने, अगर हमारी सरकार बनती है, जनता और ऊपर वाला हम पर विश्वास करता है, तो हम क्या कहते हैं, जितना नियोजित शिक्षक है उसको हम रेगुलर शिक्षक बना देंगे। क्योंकि नियोजित शिक्षक का मतलब क्या, बंधुआ मजदूर। आप 10,000, 15,000, 20,000 देते हैं, इतनी महंगाई में उसका कैसे घर चलेगा? नहीं, तो 10,000 तो उसका पॉकेट खर्च भी नहीं पूरेगा जितनी महंगाई है। तो कितना अच्छा हमारे नेता का सोच है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सत्ता मिली, आप जनता ने हम पर भरोसा किया और सत्ता दिया, तो हम पहला कैबिनेट में 10,000 युवाओं को नौकरी देने का काम। बहुत बड़ी बात हो गई। अब देखिए, हर चुनाव में बिहार की बोली लगी थी, 2-2 लाख नौकरी का वादा किया गया था। कहाँ गया वो नौकरी? जहाँ से नौकरी का स्रोत था उस स्रोत को बंद कर दिया गया। तो नौकरी कहाँ मिला? और हमारा नेता प्रथम कैबिनेट का, और हमारा नेता इतना विल पावर का मजबूत है, वो जो कहेगा वो करके दिखलाएगा। नहीं, उसमें नौजवान है, एक लगन है, एक काम करने की उसकी इच्छा है, उसमें देख लीजिएगा कितना अच्छा वो करता है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे ना कि ये हुआ वो हुआ, इसलिए हम सरकार को पलट दिए। आप, हमारे नेता ने भी चैलेंज किया है कि 1.5 साल में जिस विभाग में हम थे, अगर उस विभाग के कारकर्दगी में एक नया पैसे का भी या एक नया भी गड़बड़ी हुआ होगा तो आप हमको आप फांसी पर लटका दीजिए, हमको कबूल है। लेकिन आप अन्य मामला को लेकर के आप अल्टा पलटा किए, 4 साल में 4 सरकार बनाई, आपकी बात है। धन्यवाद सर। मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा काम जो आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हो? देखिए, हमको अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, अवाम हम पर एतमाद की, समझा नहीं, तो हमारे यहाँ अब 2-3 काम हमारा बहुत प्राथमिकता में है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे क्षेत्र में एक पीएचसी है, वो भी ठीक नहीं, और हम 2-3 जगह ज़मीन हमने देखा है। हम हॉस्पिटल पर सबसे
पहले ध्यान देंगे। और दूसरा ध्यान होगा वही बाढ़ की, जो बाढ़ हमको आता है वो 2 चीज़ हमारा एकदम प्राथमिकता में आएगा। अब बाकी चीज़ तो हमारे नेता बोलबे किए हैं, सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे। बाकी जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारी कुवत है, उसके मुताबिक हम इस दूर पर ज़रूर काम करने का काम करेंगे। जी धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा फीडबैक देने का कष्ट करें, और आप अगर इसी तरह के और कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।